भारत के भूगोल की विषय वस्तु की अब हम शुरुआत कर रहे हैं। आज ये आपका पहला सेशन है और पहला सेशन मेरा हमेशा आधारभूत सेशन होता है। आधारभूत का मतलब ये है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप जो है भारत को समझें पहले और भारत से परिचित हों, अपने देश से परिचित हों। ओवरऑल मुझे पता है मानचित्रण वगैरह आपको पता है, काफ़ी चीज़ें आप जानते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप नई सीखेंगे इस सेशन से। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी हमारा क्रम से स्टार्ट होगा। पहले बेसिक हम पढ़ेंगे, बेसिक के बाद फिर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे। जो इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक हैं मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इससे पहले के सेशन में कि क्या क्या विषय वस्तु आपके इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। कल के सेशन में हमारा विस्तार से डिस्कशन हुआ था, तो सिलेबस हमने पहले देख रखा है, आज से पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है। तो चलिए, आधिकारिक नाम हमारे देश का नाम क्या है? आधिकारिक नाम दो टर्म्स आप सुनते हैं, एक तो इंडिया सुनते हैं, एक भारत सुनते हैं, और ये दोनों नाम कहाँ लिखे हुए हैं? संविधान की इस किताब में, ठीक है। इसकी डिबेट काफ़ी लंबी चली थी। जब G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था तब भारत सरकार के द्वारा भारत शब्द इंग्लिश में जो है उपयोग किया गया था। एक लंबी डिबेट भी चली थी। दरअसल यदि आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, तो प्रस्तावना में एक टर्म्स यूज किया गया है। मैं थोड़ा सा प्रेम्बल आपको हूबहू पढ़ रहा हूँ, शुरुआत में ही जो टर्म्स हमारे उसमें है। हाँ, पॉलिटी भी हम अलग से पढ़ेंगे। इसमें एक टर्म्स यूज किया गया है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो यदि हम भारत को आधिकारिक तौर पे देखें तो ये भारत गणराज्य के तौर पे है। गणराज्य का मतलब समझते हैं? रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? रिपब्लिक डे आप मनाते हैं। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है गणतंत्र? कोई बताए? आप बताओ। हाँ बताओ। जनता द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए चुना जाता है, यही गणतंत्र होता है। तो भारत क्या है? एक रिपब्लिक स्टेट है, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है हमारे यहाँ पे, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र। बस इसको थोड़ा सा समझना, ये डायरेक्ट नहीं है, अप्रत्यक्ष है। आ जाइए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे, ठीक है। और गणतंत्र का मतलब है एक निश्चित कार्यकाल के लिए। देखो दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। गणतंत्र भी लोकतंत्र से जुड़ाव रखता है, लेकिन दोनों में बेसिक अंतर है। दो पद होते हैं। मैं थोड़ा सा, ये पॉलिटी का टर्म्स है लेकिन फिर भी यहाँ पे स्पष्ट करते हुए चलूंगा। एक टर्म्स होता है राष्ट्र का प्रमुख, और राष्ट्र का प्रमुख ही रिप्रेजेंट करता है गणतंत्र को, और एक होता है सरकार का प्रमुख, और ये रिप्रेजेंट करता है लोकतंत्र को। हमेशा से ये रहे दोनों पद, हमेशा से, कोई भी समय काल देखेंगे ये दोनों चीजें हमेशा से रही। चाहे प्राचीन काल पे देखेंगे, मध्य काल पे रहेंगे। एक राजा होता था, राजा का प्रधानमंत्री भी होता था, वजीर पद होता था। अभी भी विश्व में जितने भी देश हैं, सभी देशों में आपको ये दोनों ही चीजें मिलेंगी। कुछ देशों को छोड़ के, कुछ अपवाद भी हैं, उन पे भी आएंगे। राष्ट्र का प्रमुख हमारे देश में राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के पास भारतीय संविधान के अनुसार, आप देखोगे जब संविधान पढ़ोगे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा कि मोस्ट पावरफुल बॉडी प्रेसिडेंट है। नहीं, इसके पास जितनी भी पावर हैं वो सारी डी ज़्यूरे पावर है, मतलब नाम मात्र की शक्तियां हैं। शक्तियां सारी इसी के पास है, जितना भी संबोधन और सब कुछ पाएंगे आप, लेकिन ये सब कुछ नाम मात्र की है, डी ज़्यूरे पावर है। सरकार का प्रमुख हमारे देश में है प्रधानमंत्री, कैबिनेट का हेड प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है। अच्छा, क्या प्रधानमंत्री केवल लोकसभा से ही चुना जा सकता है या राज्यसभा का भी हो सकता है? दोनों ही सदनों में से कोई भी व्यक्ति, जैसे मनमोहन सिंह जी के बारे में आप जानते होंगे, वो राज्यसभा से चुन के आते थे, वो डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ते थे, राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव थे। वर्तमान प्रधानमंत्री जो है आपके लोकसभा के सदन के नेता है। जिस सदन से भी चुना जाएगा उस सदन का वो लीडर होगा,
ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा से चुने हुए हैं, बनारस सीट से आते हैं, तो लीडर ऑफ, ठीक है, वो लोकसभा के लीडर है। देखा जाए तो एक कैबिनेट होती है, कैबिनेट अलग है और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल अलग है। मैं थोड़ा सा पॉलिटी में प्रवेश कर रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पष्ट करना है भारत के आधिकारिक नाम को लेकर के। भारत के बहुत नाम रहे हैं, एक नाम नहीं रहा है। प्राचीन काल से आप लोगों ने बहुत सारे नाम सुने होंगे, हर नाम के पीछे एक कारण है, लॉजिक है ना। हिंदुस्तान शब्द आपने सुना है ना। दरअसल भारत का जो नाम है ना, जैसे एक टर्म्स यूज करते हैं हम लोग हिंदुस्तान, एक टर्म्स यूज करते हैं भारत, एक टर्म्स यूज करते हैं आर्यवर्त, आर्यवत, और क्या क्या, जम्बू द्वीप शब्द भी यूज किया सुना होगा आपने, जम्बू द्वीपे भी बोलते हैं इसको। और क्या क्या टर्म्स हैं बताओ, और क्या बोलते हैं, इंडिया, इंडिया। अब देखो सबके पीछे का कारण है, हर एक नाम के पीछे का कारण है। यहां पे एक नदी बहती है, सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी और उसके जितना भी पूरब का हिस्सा है, सिंधु नदी के पूरब का हिस्सा, एक लोकेशन, एक टेरिटरी के तौर पे इस एरिया को, अब सिंधु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, इंडस, ठीक है, उसके लिए भी एक इंग्लिश टर्म्स है इंडस आपका, ठीक है। अब सिंधु को शुरुआत में सिंध हिंद बना, यहां पे एक क्षेत्र है सिंध, एक प्रदेश है, पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है, राजस्थान और ये पूरा ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र है, सिंध वाला क्षेत्र। पंजाब भी, पाकिस्तान में भी पंजाब प्रांत है, भारत में भी पंजाब प्रांत है, ठीक है, उस पर कभी बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो नाम की कहानी है ना, बहुत अलग अलग है। सिंधु से हिंद शब्द निकला, सा का उच्चारण हा किया गया, है ना, और फिर ये पूरी लोकेशन जो है पूरी की पूरी, यहाँ पे रहने वाले लोगों को हिंदू शब्द यूज किया गया। हिंदू कोई जनरल एक धर्म नहीं है, एक लोकेशन में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो कोई भी रह रहा हो इस लोकेशन में, है ना। जनरली ये टर्म्स निकल के आया एक रिवर से, एक नदी से, ठीक है, और ये नाम हिंदुस्तान पड़ गया। इंडिया शब्द का जो टर्म्स है, इस पे एक डिटेल में वीडियो आपको दूंगा, 2 वीडियो मैंने इस पे डिटेल में आपको मैं पब्लिश करूंगा आज़ाद IAS एकेडमी में, ताकि नाम की जो कहानी है ना, इस कहानी को आप विस्तार से समझो। अभी चूंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं जनरली भर आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारा जो संविधान है, यहाँ पे दोनों ही टर्म्स यूज किए गए हैं। एक टर्म्स यूज किया गया है भारत और दूसरा टर्म्स इंडिया। अनुच्छेद 1 आप पढ़ेंगे, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, कोई अलग अलग नहीं है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं तो आधिकारिक तौर पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया ही भारत को बोला जाता है, भारत गणराज्य। आधिकारिक नाम जो हमारा है वो है भारत गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है, हम इंडिया बोलते हैं शॉर्ट में। आप ये सभी जानते हैं भारत कहाँ अवस्थित है, दक्षिण एशिया में अवस्थित है, ठीक है। एशिया, एशिया में भी दक्षिण एशिया, दक्षेश देशों का संगठन है पूरा का पूरा। आते हैं थोड़ा सा, मैं इस पे आता हूँ। एक ये हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। 0 डिग्री से ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, ठीक है, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। यहां पे देखेंगे 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं मानक मध्याह्न रेखा, ग्रीनविच रेखा। ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ये है पश्चिमी गोलार्ध और ये है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, समझ रहे। इसके रेफरेंस में जब हम देखते हैं तो ये पूरब है और ये पश्चिम है। मैप तो आप जानते ही हैं, मैप में ऊपर नॉर्थ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर साउथ होता है, ठीक है। तो जब हम रेफरेंस लेते हैं इस वाली लाइन का तो पृथ्वी पूरब और पश्चिम में बढ़ जाती है, और जब रेफरेंस लेते हैं हम भूमध्य रेखा का तो उत्तर और दक्षिण में बढ़ जाती है। सिंपल सा है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हमारे इंडिया की लोकेशन जो है यहां पर है, हम यहां पर अवस्थित हैं, ये लोकेशन है हमारी। अब इसका यदि हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड देखें, अक्षांश और देशांतर देखें, तो थोड़ा सा इस चीज पे पहले आ जाते हैं। ये मेन लैंड है और मेन लैंड हमारा चालू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से। कितने से चालू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से। और इसका जो विस्तार है वो है 37 डिग्री
6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये है आपका लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है, अक्षांश है, देशांतर है, अक्षांशीय विस्तार है। लेकिन ये कहना गलत होगा, हमें 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। उत्तरी अक्षांश, क्योंकि यही आपका जो लैटिट्यूड है वो दक्षिणी गोलार्ध में भी है ना। तो भारत एक तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अब चूंकि इस रेफरेंस लाइन के हिसाब से देखते हैं तो यहां अवस्थित है, यानी पश्चिमी गोलार्ध में, माफ कीजिएगा, पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ठीक है, तो पूर्वी गोलार्ध पे यदि हम देशांतरी विस्तार देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये हमारा जो है भारत का क्या है, देशांतरी विस्तार है। ये भी गलत होगा, यदि हम इसको सही कैसे बोलेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत की अवस्थिति कहां हो गई, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत अवस्थित है। ठीक है, दोनों रेफरेंस लाइन अलग अलग हैं। भूमध्य रेखा इक्वेटर का रेफरेंस लेते हैं तो उत्तरी, और इसका रेफरेंस लेते हैं मानक मध्याह्न रेखा का तो क्लियर है, स्पष्ट है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार दिमाग में रट जाओ, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो। 84 से लेकर के 376 तक, 84 क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, 84 से लेकर 376 तक। और यहां पे कितना है, 687 से लेकर 97 25 तक। इसको कैसे भी करके आपको याद करना है। एक क्वेश्चन यहां से भी जनरली पूछ लेता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये है आपका सबसे दक्षिणी बिंदु, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है आपका, केप केमोरिन बोलते हैं। केप का मतलब क्या होता है, केप का मतलब क्या समझते हैं, केप केमोरिन बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप का नाम सुना है, आशा अंतरीप बोलते हैं, अंतरीप हिंदी में बोलते हैं केप को अंतरीप। अंतरीप मतलब जमीन का कुछ हिस्सा कई बार समंदर में प्रवेश कर जाता है, उसे केप कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, समंदर का कुछ हिस्सा, समंदर का पानी प्रवेश कर जाए लैंड के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, उसको दक्षिण भारत में कयाल बोलते हैं और लैगून झील बोलते हैं। समंदर जब धरती में प्रवेश कर जाए तो उसको झील कहते हैं। ठीक है, कयाल कहा जाता है दक्षिण भारत में। और जब जमीन प्रवेश कर जाए तो उसको केप कहते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे लास्ट एरिया है, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, आपको ऐसा लगेगा, देखो ये हिस्सा अंदर प्रवेश कर गया है, ये हिस्सा आप देखिए, है ना, ये सब क्या है, यहाँ तो द्वीप है, ये पंबन द्वीप है आपका, है ना, यहाँ पे द्वीप है। ये आपका जो है, ये देखिए ये वाला एरिया, ये पुदुचेरी है ना, यहाँ पे देखिए चेन्नई है आपका, ये तमिलनाडु में है, हम लोग ऊपर देख रहे हैं चेन्नई है। चेन्नई को आप यहाँ पे देख रहे हो, एक आप इसको थोड़ा सा इस आकृति को देखिए, कुछ नाक जैसी लग रही है आपको, है, यहाँ पे नाक लग रहा होगा, यहाँ पे मुंह टाइप का लग रहा होगा आपको, जनरली ऐसा नहीं लग रहा कोई व्यक्ति का चेहरा है। चेन्नई टीके में है बिल्कुल। ये एक मेट्रोपॉलिटन शहर है, भारत में 4 मेट्रोपॉलिटन शहर शुरुआत में रहे, ये प्रेसिडेंसी भी रहा ब्रिटिशर्स की, मद्रास पहले बोलते थे इसको, अभी तमिलनाडु की राजधानी है। पुदुचेरी बिखरा हुआ है, पुदुचेरी यहाँ पर भी है, तमिलनाडु में भी है, पुदुचेरी केरल में भी है। केरल में कौन सी टेरिटरी है पुदुचेरी की, माहे, माहे केरल में पड़ता है, और आंध्र प्रदेश में क्या है, यमन है। ठीक है, अभी उस पर आएंगे, बाद में आएंगे, जनरली बीच में चर्चा में आ गया। हमें बस इतना याद करना है, अभी 8 डिग्री 4 मिनट के बारे में जानना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर चलते हैं, यह है कन्याकुमारी, सबसे दक्षिणतम पॉइंट, मुख्य भूमि का, भारत का मुख्य भूमि की बात हो रही है, मेन लैंड की बात हो रही है। इसके बाद आते हैं उत्तरी भूमि की, नॉर्थ की, यह है 37 डिग्री 6 मिनट, इसका नाम है इंदिरा कौल। क्या नाम है इसका, इंदिरा कौल। ठीक है, इस पॉइंट का जो सबसे लास्ट पॉइंट पड़ता है भारत का। इसके बाद यहां पे देखेंगे भारत का सबसे पश्चिमी, ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, इसका नाम है गौरमोता, गौरमोता। और इसके बाद यहां पर आप देखेंगे डोंग वैली है यहाँ पे, और एक गांव है जिसका नाम है किबुथू, 97 डिग्री
25 मिनट। यहां पे है किबुथु, ठीक है, डोंग वैली बोलते हैं। डोंग वैली में सबसे पहली बार डोंग घाटी, भारत में सबसे पहले सूरज कहां उगता है? अरुणाचल प्रदेश में डोंग वैली में, ठीक है। तो ये भारत के अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के साथ साथ भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल। दक्षिणी को क्या बोलते हैं? केप केमोरिन। और अब यहाँ पे एक जगह और है हमारी, अभी इस पे गवर्नमेंट बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ द्वीप बिखरे हुए हैं। ये अंडमान द्वीप है और नीचे निकोबार द्वीप समूह है। दोनों एक साथ जोड़ करके हम अंडमान निकोबार बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये वाला द्वीप, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। अभी ग्रेट निकोबार परियोजना गवर्नमेंट लेकर के आई है, जहां पर यहाँ पे एक तो पोर्ट बनाया जा रहा है, एक 13वां पोर्ट भारत का बन रहा है जिसका नाम है गलेथिया की खाड़ी। गलेथिया की खाड़ी, यहाँ पे एक नया पोर्ट, नया बंदरगाह डेवलप कर रहे हैं हम। यहाँ पे है आपका इस पूरे रीजन पे, यहाँ पे ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल ग्रेट निकोबार को अलग करता है सुमात्रा से। इंडोनेशिया का भी आपने देखा ना, एक बंदरगाह भारत के पास आ गया है, क्या नाम है बंदरगाह का? शबांग। अभी तो पढ़ाया था मैंने, इंडोनेशिया वाला जब वो पढ़ाया है। शबांग बंदरगाह ग्रेट निकोबार से सबसे नियरेस्ट पड़ता है, आपका बीच में ग्रेट चैनल पड़ता है। ये जो डिस्टेंस है ये है, इसका जो लैटिट्यूड है 6 डिग्री 4 मिनट, यानी सबसे दक्षिणतम यदि भारत को देखें तो 6 डिग्री 4 मिनट पे अवस्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट तो आपका कहाँ का है? मेनलैंड का है। ये है इंदिरा पॉइंट, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा गांधी के नाम इंदिरा पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट कुछ समय बाद हो सकता है कि इसका नाम बदल के वर्तमान है क्या हो जाए? हाँ, पिग्मेलियन, पारसेक, कई सारे नाम है, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ग्रेट निकोबार द्वीप में अवस्थित है आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु, ठीक है। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल बोलते हैं इसको। अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, है ना। अंडमान को निकोबार 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री का मतलब क्या है? 10 डिग्री अक्षांश रेखा, है ना, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये है लक्षद्वीप, यहाँ पे लक्षद्वीप, इसका एक भाई इधर बिछड़ गया है, बीच में है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। ये लक्षद्वीप है, ये है मिनिकॉय। मिनिकॉय भी इसी का हिस्सा है, लेकिन 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और यहाँ पे है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से अलग करते हैं। जनरल बातें हो रही हैं, अभी हम कुछ कर नहीं रहे, भारत के मैप को जनरली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलते हैं। टोटल देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से हम 7th रैंक रखते हैं, 7वां स्थान है हमारा पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 पे रसिया, नंबर 2 में कनाडा, नंबर 3 में नॉर्थ अमेरिका। चाइना का मामला थोड़ा सा क्या डिस्ट्रीब्यूट, कई जगह आप देखोगे चाइना लिखा रहता है। चाइना के साथ दिक्कत क्या है? एक तो ताइवान का मुद्दा है, उसके लैंड बॉर्डर को लेकर ऐसा नहीं है, देखा जाए ओवरऑल पूरे चाइना को यदि हम कंक्लूड करें तो चाइना 3rd नंबर पे आ जाएगा, लेकिन चाइना को कई बार ताइवान के मुद्दे के कारण से चाइना जो है 4th नंबर पे रखा जाता है। तो ऑफिशियली जो सही है आपका वो है उत्तरी अमेरिका महादेश में अवस्थित, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे अमेरिका यूएसए, ठीक है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा आता है? चाइना, 5वें नंबर पे ब्राजील, 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पे हम। इसको भी मोबाइल नंबर की तरह याद करेंगे, 32 87 263। ये हमारा क्षेत्रफल है, किलोमीटर स्क्वायर, ये भारत का क्षेत्रफल है। टोटल पूरे वर्ल्ड का लैंड का 2.4% ही है हमारे पास, ज्यादा नहीं है, ये बढ़ नहीं सकता। इसे बढ़ा सकते हैं क्या? आप लोग एक चीज देखते होंगे कि जमीन के रेट बहुत महंगे होते रहते हैं। क्यों महंगे होते रहते हैं? क्या कारण है? वो बढ़ा नहीं सकते हम। जो चीज बढ़ा सकते हैं, अभी चाइना ने क्या किया है, वो नए नए द्वीप बना रहा है, आर्टिफिशियल द्वीप बना रहा है। वो अपनी जमीन, उसको पता है आने वाले फ्यूचर में वो, आप सभी ने एक चीज तो अभी फ्यूचर में आगे पढ़ेंगे हम लोग। देखो ये तटरेखा होती है हमारी, ये तटरेखा है ना, ये तटरेखा है। कैसी है तटरेखा हमारी? कटी फटी है, घूम रही है इधर उधर, है ना।
तो इसको मिला दिया जाता है पूरा एक, इसको बोलते हैं आधार रेखा। मिला देते हैं ताकि मतलब एक जैसी दिखे, पूरी की पूरी आधार रेखा होती है ये। आधार रेखा के अंदर का पानी को आंतरिक जल बोलते हैं, है ना। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, क्या होता है ये 12 नॉटिकल मील, क्या बोलते हैं इसको, प्रादेशिक जल रेखा, है ना। ये भारत की प्रादेशिक जल रेखा होती है। फिर इसके बाद 24 नॉटिकल मील में संलग्न क्षेत्र होता है और 200 नॉटिकल मील में अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। तो जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है यानी कि आप अपने लैंड से लेकर के उसके बाद आपका ओपन सी होता है, इसके यूनाइटेड नेशन का एक समुद्र पे कानून है, उसी कानून के तहत तो 200 नॉटिकल के बीच में आप द्वीप का निर्माण कर सकते हैं, अपने आर्टिफिशियल द्वीप वगैरह बना। जैसे कि आपने दुबई के बारे में सुना होगा, यूएई के बारे में, यूएई ने समंदर में बिला बनाए हैं बहुत बड़े बड़े, देखा है पाम जुवेरा वगैरह नाम सुना है आपने। समंदर में रेत से पूरा फिल करके उसके ऊपर पूरा उन्होंने पाम की आकृति का पूरा, और कई सारे और भी बन रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो समंदर का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी वो कॉस्टली भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सारी चीज़ है। अब सोचो लैंड हमारे पास मात्र 2.4% है, आबादी नंबर 1, सबसे बड़ा लोड, सोचो कितना लोड है इंडिया में। यदि हम भारत के इनको देखें तो कई सारे देशों से उत्तर प्रदेश तो वर्ल्ड में 5वें नंबर पे आ जाए आबादी के मामले में। नंबर 1 में आबादी में भारत है, नंबर 2 में चाइना है, नंबर 3 में अमेरिका है, नंबर 4 में इंडोनेशिया है, नंबर 5 में ब्राज़ील आता है। लेकिन ब्राज़ील से भी ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की अकेले है। जनगणना करवाई नहीं गई है, नया डेटा आएगा तब पता चलेगा। अभी जितना डेटा है हमारे पास सारा का सारा यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो डेटा बताया जाता है उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। ऑलमोस्ट नंबर 1 पहुंच गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल क्लियर हो गया, 32, 87, 263, आगे 3 पीछे 3 याद रखना, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, बीच का याद रखना पड़ेगा। 32, 87, 263, ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये हमारा क्षेत्रफल है। अब यदि भारत की थोड़ा सा उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, मैंने उत्तर से दक्षिण आपको बताया, ये क्या है इंदिरा कॉल, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक यदि आप कार से ड्राइव करते हैं, यहां से चलना चालू करते हैं, यहां पहुंचते हैं, तो टोटल कितनी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी 3214 3214 3214, ठीक है। 3214 किलोमीटर हम चल जाएंगे यदि हम यहां जाते हैं। कितनी बार डीजल भरवाना पड़ेगा? अब ये गाड़ी के एवरेज के ऊपर है, हाँ। और कहीं E20 वाला पेट्रोल भरवा लिया तो फिर तो माइलेज और गड़बड़ा जाएगा। इसके बाद ये गौरमोता से यदि आप चलना प्रारंभ करते हैं और डोंग वैली पहुंचते हैं तो कितना चलना पड़ेगा 2933 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत? 2 तथ्य ये भी याद कर लेना। देखो जनरल बातें हैं, अभी ये सब सामान्य परिचय है, सामान्य बातें ही हो रही हैं, विशेष बातें आगे चल के हमारी होंगी। बस मैं चाह रहा हूँ जनरली आज आप भारत को थोड़ा सा जान लो। इसके बाद देखो हमारे देश का समय पूरे भारत में एक जैसा होता है, तो उसके लिए एक पूरा एक फॉर्मूला है। पूरे वर्ल्ड में टाइम जोन बनाए गए हैं, पूरे विश्व में टाइम जोन है। हमारे देश का एक ही टाइम जोन है जो 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT से, ठीक है। जब आपकी घड़ी होती है उस घड़ी में आप उसको तय करते हैं। तो ये आपकी यहाँ से कहीं से होके जाती है, इस जगह से, ये तो आपकी यहाँ से होके जाती है इस लोकेशन से, ठीक है। ये है 82.5 डिग्री, ऑलमोस्ट इसके पास आप बैठे हुए हो, आप प्रयागराज में बैठे हुए हो, बिल्कुल उसी के बिल्कुल मुश्किल से कितनी दूर हो गए। यहाँ से एक जगह पड़ती है मिर्जापुर, मिर्जापुर में विंध्यवासिनी माता है, शीतला माता क्या उनसी है, विंध्याचल देवी है ना, विंध्यवासिनी माता, जहाँ पे भी उसे विंध्यन क्षेत्र बोलते हैं, वहीं से जाती है। नैनी से नहीं जाती है, नैनी के पास जाती है, ठीक है। नैनी कई जगह लिखा रहता है बुक्स वगैरह में, तो नैनी के पास सही फैक्ट है, नैनी के पास से जाती है। नैनी तो बगल में है, नैनी में ही बैठे हो एक तरीके से देखा जाओ, यहाँ से मुश्किल से 8-9 किलोमीटर पे नैनी है, ठीक है। तो नैनी के पास से मिर्जापुर से होकर के जाती है आपकी मानक समय रेखा,
क्या केवल मिर्जापुर से होके जाती होगी? नहीं भाई, उत्तर प्रदेश से जा रही है तो मध्य प्रदेश से भी जा रही है, बहुत सारे लोकेशन से जा रही है। इस पे अब जितने जगह अवस्थित हैं वो सारी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको बस ये जानना है कि मिर्जापुर से होके जाती है। ऊपर यहाँ से भी तो होके जाती होगी, यहाँ पे भी तो कई सारे शहर और जगह सब कुछ हैं, लेकिन मिर्जापुर को फेमस कर दिया गया, फिर वेब सीरीज बना दी गई, क्योंकि वेब सीरीज बनाना था तो फेमस कर दिया गया। यहाँ से भी तो, यहाँ भी तो शहर होंगे, बताओ, उनका नाम नहीं लिया गया। भेदभाव नहीं है, हर जगह भेदभाव है। उन शहरों का नाम भी यहाँ पे होना चाहिए। हम भेदभाव नहीं करेंगे, हम बताएंगे आपको कौन कौन से शहर इसमें मेजर शहर अवस्थित हैं। ठीक है, हम एक क्लास ही रहेगा हमारा मानक समय रेखा का, जिसमें हम टाइम निकालना सीखेंगे, डेट निकालना सीखेंगे। तो दो रेखाएं हैं, एक ग्रीनविच टाइम है, मानक मध्याह्न रेखा बोलते हैं, उससे टाइम निकाला जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है जिससे डेट निकाली जाती है। ठीक है, ईस्ट गो गेन आगे चल के मैं सिखाऊंगा। ठीक है, कैसे एक समय पे दो डेट भी होती है ना। न्यू ईयर आप मनाने के लिए दो बार न्यू ईयर मना सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपकी 82.5 डिग्री है। कहाँ कहाँ से जाती है? यूपी से जाती है, एमपी से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है, उड़ीसा से जाती है, आंध्र से जाती है, यहाँ से होके जाती है। बीच से कर्क रेखा जाती है, यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को एक टर्म्स दे दिया गया है, कर्क रेखा। अच्छा, क्यों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ही कर्क रेखा है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष में 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, तो सूर्य के जो आवागमन होता है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक ही सूर्य जो है, सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूम रही होती है, तो सूर्य बेचारा उसी के, सूर्य का प्रकाश लंबवत होता रहता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत से हम एक सेशन ये भी देखेंगे, कर्क रेखा विश्व में कहां कहां से होके जाती है, मकर रेखा कहां कहां से होके जाती है, विषुवत रेखा कहां कहां से होके जाती है, मानचित्रण वाले सेशन में देखेंगे, वो अलग सेशन रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये 8 राज्यों से होके जाती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान से जाती है? बिल्कुल जाती है। राजस्थान से मात्र 2 जिले हैं यहाँ पे। ठीक है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर 2 जिले, मैं बाद में इसमें डिस्कस करूंगा। बहुत छोटा सा एरिया है इसका, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल छोटे से उससे जाती है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से होके जाती है। क्या जाती है? और मिजोरम से होके जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट हैं, त्रिपुरा और मिजोरम, और यहाँ पे 6 हैं आपके। ठीक है, उड़ीसा से होके जाती है क्या? नहीं जाती। उड़ीसा से जाती है? नहीं जाती है। ठीक है, और बिहार से जाती है, पहले जाती थी, 2000 के बाद नहीं जाती है। झारखंड से जाती है। ठीक है, तो जनरली गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जनरल बात है। कर्क रेखा पे एक हम सेशन लेंगे, कर्क रेखा के नजदीक कौन कौन से शहर है, इन सबको भी कई बार पूछ लेता है, टेक्निकली पूछ लेता है। एक चीज जो आजकल पूछना और चालू किया है, वो कई बार ऐसा पूछ लेगा कि जयपुर और सिक्किम दोनों एक ही अक्षांश रेखा में अवस्थित हैं क्या, ऐसे भी पूछ लेगा। थोड़ा सा अब इंडिया के मैप में बारीकी समझनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा इसके थोड़ा सा टाइम लेके, बस मैंने इसीलिए कह रहा हूँ एटलस में बैठना, एटलस का काम मैं पर्याप्त करा दूंगा। थोड़ा सा देखना कि अच्छा जयपुर, लखनऊ, पटना ये सब किस लैटिट्यूड में, थोड़ा जनरली एक बार 2 बार देख लोगे तो एक जनरल आइडिया लग जाएगा। एक क्वेश्चन सही करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो जाने दो, छोड़ देना, वहां तुक्का मत मारना। यदि आपकी इच्छा हो, उसमें एटलस में आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। एटलस की कमांड के अनुसार ही आप जो है इस तरीके के प्रश्न हल कर पाते हो। ठीक है, राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पे देखें तो हमारी जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, समय समय पे प्रोटेस्ट राजधानी भी बन जाती है ये। तो नई दिल्ली आपकी राजधानी है। प्रशासनिक तौर पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। मैं आपको सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी जिक्र करूंगा, चर्चा करूंगा, हम एक पूरा सेशन रखेंगे। शासन प्रणाली कैसी है हमारे देश में? संसदीय शासन प्रणाली हमने अडॉप्ट की है। कौन सी शासन प्रणाली? संसदीय। अमेरिका की शासन प्रणाली कैसी है? अध्यक्षात्मक। अमेरिका में राष्ट्र का प्रमुख और सरकार का प्रमुख एक ही आदमी होता है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और भारत में दोनों अलग अलग पद है। संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या अंतर होता है? संसदीय शासन प्रणाली उत्तरदायित्व और नियंत्रण के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, सरकार के 3 पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों चेक एंड बैलेंस होता है। ठीक है, उत्तरदायित्व और नियंत्रण का सिद्धांत पे काम करते हैं।
तीनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। समझते हैं बात को? कैसे निर्भर है? हमारे देश में कैसे निर्भर है? हमारे देश में कार्यपालिका का जन्म विधायिका से होता है, ये बात मानते हैं? कार्यपालिका क्या में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, कैबिनेट आती है, महान्यायवादी आते हैं, सब कार्यपालिका के मेंबर होते हैं। और विधायिका में दो सदन हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा। तो सबसे पहले इलेक्ट कौन सा होता है? लोकसभा के चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव भी होते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से होते हैं, राज्यों से चुन के आते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुन के आते हैं, वो सिस्टम अलग है। उस सिस्टम को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि राज्यसभा इलेक्शन कैसे होते हैं। जैसे राघव चड्ढा किससे जुड़े हुए हैं? राज्यसभा, लोकसभा? राज्यसभा। किस पार्टी से हैं? पार्टी को लेकर के अभी गड़बड़ हो गया उनके साथ, है ना? तो यहां पर जो कार्यपालिका है वो बन रही है विधायिका से। विधायिका के जो भी मेंबर, यानी कि जो भी कार्यपालिका का सदस्य बनना चाहता है उसको विधायिका की सदस्यता अनिवार्य है। राष्ट्रपति क्या विधायिका के सदस्य हैं? बिल्कुल हैं। राष्ट्रपति भी विधायिका के अंग माने जाते हैं हमारे यहाँ पे। क्यों माने जाते हैं? बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के कोई भी कानून नहीं होता है। तो विधायिका के तीन, पहले प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, तीन अंग मिलकर के विधायिका बनाते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी हिस्सा है। क्यों? राष्ट्रपति एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। उपराष्ट्रपति क्या विधायिका का हिस्सा है? बिल्कुल है, राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक है, और उपराष्ट्रपति के पद पर भी हैं। उनका मुख्य काम ही राज्यसभा के सभापतित्व का है। उपराष्ट्रपति तो तब काम करेंगे जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, तब उनको वो पावर मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में वो प्रोटोकॉल के तौर पे उपराष्ट्रपति की पावर्स को देखते हैं। इसके अलावा कैबिनेट, पूरा जितना भी कैबिनेट है, कैबिनेट समझते हैं? दो टर्म्स हैं यहाँ पे। मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल अलग चीज है, कैबिनेट अलग चीज है। मंत्रिपरिषद शब्द यूज किया गया है, हमारे यहाँ पे कैबिनेट शब्द यूज नहीं किया गया है। आर्टिकल 74। कैबिनेट का काम क्या होता है? कैबिनेट अभी देखते हैं। यह है मंत्रिपरिषद, बड़ी बॉडी। इसके अंदर की एक बॉडी का नाम है मंत्रिमंडल, कैबिनेट। धर्मेंद्र प्रधान इसका हिस्सा है, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग, विदेश मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी होते हैं सब आपके कैबिनेट में होते हैं। इसी से बोल रहे हैं कि आप अपने आप को हटा लो, इस्तीफा दे दो। क्या लगता है आपको? हाँ, देंगे या नहीं देंगे? देना पड़ेगा, ठीक है। मंत्रिमंडल क्या होगा इस्तीफा देने से? क्या लगता है आपको, क्या हो जाएगा? एक नया मंत्री आ जाएगा उनकी जगह पे। ठीक, बाद में बात करेंगे उस मुद्दे पे। मंत्रिमंडल हो गया, ठीक है, कैबिनेट हो गया। इसी के अंदर एक और आपके प्रकार के मंत्री होते हैं जिनको बोलते हैं राज्य मंत्री। एक और प्रकार के मंत्री होते हैं जिनको बोलते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। एक और प्रकार के मंत्री होते थे, अब नहीं है। ये गवर्नमेंट आई और इन्होंने इनको खत्म कर दिया पहले तो, उप मंत्री का। ये क्यों ही है? मोस्ट पावरफुल बॉडी ये है। हर 7 दिन में बैठक होती है इसकी, हर 7वें दिन बैठक होती है। लीड कई बार प्रधानमंत्री करते हैं, कई बार गृह मंत्री बैठ जाते हैं, जो भी अभी तो ये है आपकी कैबिनेट। इसे कैबिनेट बोलते हैं। इस पूरी बॉडी को बोलते हैं मंत्रिपरिषद। क्या इसके पास पावर है? स्वतंत्र प्रभार के पास, इसके पास भी है पावर। जब भी कैबिनेट की मीटिंग होगी ये तो सम्मिलित ही होंगे, इसको भी सम्मिलित करवाया जाता है स्वतंत्र प्रभार को। इनको जब बुलाया जाएगा तब आएंगे, यदि इनको नहीं बुलाए गए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सारे बड़े डिसीजन इंडिया के टॉप, मतलब भारत चला ये रहे हैं, भारत ये। लेकिन इनका जन्म कहां से हुआ है? विधायिका के गर्भ से। ये है कैबिनेट आपकी। इसी का लीडर हैं हमारे प्रधानमंत्री, इसी के लीडर होते हैं, लेकिन इनका जन्म होता है विधायिका से। सब विधायिका के सदस्य हैं। क्या कोई व्यक्ति बिना विधायिका का सदस्य हुए कैबिनेट का हिस्सा बन सकता है? हाँ, बन सकता है। अभी आप लोगों ने देखा कि बिहार में एक स्वास्थ्य मंत्री बने, वो राज्य के स्तर पे भी कैबिनेट होती है। फिर बाद में
अभी आपने देखा कोई एक एक्टर है बिहार में, वो भी अच्छा, ठीक है, सब अपडेट रहते, करंट अफेयर्स अच्छा आप लोगों का। तो अभी जैसे नीतीश कुमार भी कहाँ पहुंचे हैं, राज्यसभा ही पहुंचे हैं। यदि कैबिनेट विस्तार होता है, हो सकता है इसके अंदर मिल जाए, हो सकता है मिल जाए। अभी देखिए ये जो मंत्रिमंडल है, इसका कोई सदस्य ऐसा भी हो सकता है जो विधायिका का मेंबर ना हो सकता है ऐसा, लेकिन ये कब तक हो सकता है, मात्र 6 महीने तक। अभी किसी को बना दिया, 6 महीने के अंदर अंदर या तो राज्यसभा का मेंबर बन जाओ या तो लोकसभा का मेंबर बन जाओ। स्टेट के मामले में क्या होता है, राज्य के मामले में भी कैबिनेट होती है, वहां पे विधानसभा है और विधान परिषद है। वहां पे बड़ी उसको, वहां पे देखिए हमारी जो विधायिका का नाम संसद है, भारत की विधायिका का नाम क्या है, संसद। अमेरिका की विधायिका का नाम क्या है, कांग्रेस। हमारे यहां हमने पार्टी बना रखी है उनके विधायिका के नाम की। अमेरिका की विधायिका का नाम कांग्रेस है, भारत की विधायिका का नाम संसद है। भारत में राज्यों में विधायिका का नाम विधानमंडल है। जो राज्यों में विधायिका होती है उसको बोलते हैं विधानमंडल। विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अमेरिका में कांग्रेस के भी 2 सदन हैं, कॉमन सभा और प्रतिनिधि सभा। ठीक है। ब्रिटेन की विधायिका का नाम क्या है, संसद। वहीं से तो लिया हमने तो सब कुछ इधर उधर से। तो वहां की विधायिका के 2 सदन हैं, कौन कौन से सदन हैं, हाँ माफ कीजिएगा थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई। अमेरिका की विधायिका के 2 सदनों में एक सीनेट है और एक प्रतिनिधि सभा है। ठीक है, लिख देता हूं, थोड़ा सा गड़बड़। यूएसए में कांग्रेस है, आपकी विधायिका का नाम कांग्रेस है, वहां पे एक सदन है सीनेट और दूसरा सदन है प्रतिनिधि सभा। ठीक है। अमेरिका, ब्रिटेन में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में विधायिका का नाम है संसद। संसद के 2 सदन वहां भी हैं, एक का नाम कॉमन सभा है, कॉमन सभा, और दूसरे का नाम लॉर्ड सभा है। जैसे हमारे यहां राज्यसभा है वैसे वहां लॉर्ड सभा है। जैसे हमारे यहां लोकसभा है वैसे वहां पे कॉमन सभा है। जैसे अमेरिका में सीनेट है वैसे हमारे यहां पे राज्यसभा है। जैसे अमेरिका में प्रतिनिधि सभा है वैसे हमारे यहां लोकसभा है। ये तीनों लगभग एक जैसे हैं, ये तीनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन अमेरिका में सिस्टम अलग है। वहां अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, देखो संसदात्मक शासन प्रणाली काम करती है किस पे, उत्तरदायित्व और नियंत्रण पे। हमारे यहां पे ये जरूर कहा जाता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र है, कहा जाता है, कहा जाता है कि नहीं कहा जाता। और इसके लिए हमने क्या किया, हमने जब डीपीएसपी अपने बनाए तो डीपीएसपी में बाकायदा एक हमने आर्टिकल भी जोड़ दिया, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 पढ़ोगे तो आर्टिकल 50 में एक टर्म्स लिखा हुआ है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण करने का प्रयास करेगा राज्य। इन्होंने क्या किया, एक अमेंडमेंट कर दिया, 99वां संविधान संशोधन, बहुत पहले हुआ था, 2014 की बात है। एक कानून लेके आए एनजेएससी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया कि भैया हम न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे। हम का मतलब कौन, कार्यपालिका। तो न्यायपालिका ने क्या कहा, ये इलीगल है। क्यों इलीगल है, क्योंकि आर्टिकल 50 का क्या है, ये उल्लंघन है। आर्टिकल 50 ने क्या कह रखा है कि विधायिका नहीं, भाई विधायिका नहीं, कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक पृथक रहेंगे। अच्छा, विधायिका और न्यायपालिका कैसे अलग अलग है, आर्टिकल 122 में जाना पड़ेगा आपको। आर्टिकल 122, 121, अब बेयर एक्ट होना चाहिए। बेयर एक्ट हो तो ऐसे आप लोग भी बढ़िया आराम से देख सकते हो, पर बेयर एक्ट खरीदोगे कब, जब आप अधिकारी बन जाओगे। फिर आप जब अधिकारी बन जाओगे तब फिर पढ़ोगे आप बेयर एक्ट, है ना। अधिकारी के पहले क्यों खरीदना, क्यों निवेश करना, कितने का निवेश है ये, है 250 300, हाँ इतने का ही कुछ होगा, 200-250 का इन्वेस्टमेंट है।
तो देखो आर्टिकल 121 में लिखा है संसद में चर्चा पर निर्बंधन, ये लिखा हुआ है ना शब्द। यहाँ पे आप देखेंगे उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा, इसके पश्चात उपबंधित रीति से न्यायाधीश को हटाने की प्रार्थना करने वाले क्षमावेदन को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी साफ आसान भाषा में कहूँ कि न्यायपालिका की कोई भी बात संसद में नहीं होगी। यदि करनी भी है तो हटाने वाली जब बात कभी आए, जब जिसको हम महाभियोग कहते हैं या जिसको हम कहते हैं पदच्युति, पद से हटाने का बात आए, तब उसको राष्ट्रपति से परमिशन लेके फिर कर लेना। ऐसे नहीं कि आए दिन डेली बात हो रही है, वो तो न्यायाधीश बहुत करप्ट हैं या उन्होंने ये निर्णय दे दिया, ये सब नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पे न्यायपालिका स्वतंत्र है और वो स्वतंत्रता कई मामलों में है, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता भी है। लेकिन आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करने की पावर राष्ट्रपति को निहित कर दी गई है। आर्टिकल 124 और 214 आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इसको व्यवहारिक तौर पे ऐसा नहीं है। व्यवहारिक तौर पे हमारे यहाँ पे न्यायपालिका के जो मेंबर्स हैं उनको कौन चुनता है? कौन चुनता है? कॉलेजियम, कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम में कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के ही जज होते हैं, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम है, तो कई मामलों में स्वतंत्र भी है। लेकिन अब हटाना है तो हटाने के लिए पावर विधायिका के पास है, विधायिका में प्रस्ताव आ सकता है, हटाया जा सकता है, ठीक है, हटाने की पावर है। नियुक्ति की पावर तो नहीं है, ठीक। कानून बनाने की पावर सारी की सारी विधायिका की है, लेकिन उन कानूनों को सही कानून है या नहीं है वो तय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। यदि कोई संविधान सम्मत नहीं हुआ, फिर आर्टिकल 13 आपको पढ़ना पड़ेगा। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है? कोई भी कानून जो संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेंगे वो स्वतः ही खत्म है, पृथक्करण का, है ना। कोई भी कानून संसद ऐसा बनाती है जो मौलिक अधिकार को उल्लंघन करने का प्रयास करती है, मौलिक अधिकार को खत्म करने का प्रयास करती है, तो वो, है ना, ठीक है, वो सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम भारत के भूगोल पढ़ रहे हैं, पॉलिटी नहीं पढ़ रहे। मैं शासन प्रणाली के बारे में 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं अभी बस, बाकी फिर अभी आगे चल के हम ज्योग्राफी को और डीप ले जाएंगे। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम 28 के 28 राज्यों को देखेंगे, एक बार उनकी राजधानी देखेंगे और उनकी थोड़ा विशेषताएं देखेंगे। हाँ, दोनों अलग है। महाभियोग भारत में केवल एक व्यक्ति के खिलाफ लाया जा सकता है, केवल एक व्यक्ति, ओनली इम्पीचमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, वो एक ही जगह यूज किया गया है। ये तो न्यूज चैनल वालों ने कंफ्यूज कर दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए अनुच्छेद 61 में जो टर्म्स यूज किया गया वो इम्पीचमेंट किया गया, बहुत जटिल प्रक्रिया है। उसके लिए टोटल सदन की 2/3 मेजोरिटी चाहिए, दोनों सदनों से 2/3 मेजोरिटी से। भारत के राष्ट्रपति को हटाना लोहे के चने चबाने जितना कठिन है। सदन की 2/3 मेजोरिटी चाहिए। सबसे कठिन यदि कोई पद हटाने का है वो राष्ट्रपति का है। बाकी सबका जो है उपस्थित और मतदान के आधार पे है और कुल सदन के बहुमत के आधार पे है, तो वो उतना जटिल तो नहीं है, लेकिन वो भी जटिल है, इतना आसान नहीं है। आज तक कोई भी न्यायाधीश पे, बाकियों के लिए जो टर्म्स यूज करते हैं पदच्युति, रिमूवल शब्द यूज करते हैं, इम्पीचमेंट केवल एक ही जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो हर बार महाभियोग महाभियोग बोलते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, बोलने भर में, वो बोलचाल की भाषा में है, एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल प्रेसिडेंट को ही महाभियोग लाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे हैं हम कहाँ पे डिस्कस कर रहे थे? तो देखो, शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो होती है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पे काम करती है। वहाँ पे कार्यपालिका विधायक, जैसे हमारे यहाँ उत्तरदायित्व नियंत्रण है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में हर एक सदन इंपॉर्टेंट है अपना। शक्ति पृथक्करण के, शक्तियों का पृथक्करण है। राष्ट्रपति भी पावरफुल है, वहाँ पे विधायिका भी पावरफुल है, वहाँ की न्यायपालिका मोस्ट पावरफुल है, सब पावरफुल है। अभी ट्रंप ने कर दिया था ना, हम इतना टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वहाँ की न्यायपालिका ने कुछ नहीं लगाओगे, कट कर दिया पूरा मामला, है ना। तो न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल सुप्रीम कोर्ट कोई है तो वो अमेरिका का है। वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पावरफुल निम्न सदन और उच्च सदन समझते हो कि नहीं समझते? भारत का निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। भारत का प्रथम सदन कौन सा है? लोकसभा। भारत का उच्च सदन कौन सा है?
भारत का द्वितीय सदन कौन सा है? क्यों है लोकसभा प्रथम सदन? प्रथम सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, है ना। और द्वितीय सदन किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो इनडायरेक्ट तरीके से। लेकिन उच्च सदन क्यों कहते हैं राज्यसभा को? क्योंकि वो कभी भी विघटित नहीं होती है। कोई भी मेंबर चुना गया, 6 साल का टेन्योर है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर उसके रिटायर होते रहते हैं, नए आते रहते हैं और कभी भी विघटन नहीं होता उसका। लोकसभा निम्न सदन इसलिए है क्योंकि आज है कल नहीं है, परसों है परसों फिर नहीं है। 5 साल तो कार्यकाल बोल दिया गया, लेकिन जरूरी नहीं कि 5 साल का कार्यकाल लोकसभा का रहे ही रहे, वो तो मैक्सिमम टेन्योर है। 5 साल बाद तो चुनाव कराने ही पड़ेंगे। सदन में जब तक बहुमत प्राप्त रहेगा, कोई सरकार बनाने की स्थिति में रहेगा, तब तक वो लोकसभा का अस्तित्व जिंदा है, अन्यथा विघटित हो जाएगी वो। ठीक है, चलो ये सब पॉलिटी की बातें हैं, ज्योग्राफी में प्रवेश कर रही हैं। शासन प्रणाली हमारी संसदात्मक है। एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हमने जो है चुना है अपना। संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं हमारे। जितने भी कामकाज होते हैं प्रधानमंत्री के नाम पे नहीं होते हैं, करते हैं प्रधानमंत्री, होते सब राष्ट्रपति के नाम पे है। ठीक है। पड़ोसी देशों के साथ सीमा जो हमारी है वो कितनी है? 15,200। ये स्थलीय सीमा है पड़ोसी देश। कौन कौन से पड़ोसी देशों के साथ बॉर्डर लग रही है? लग रही है कि नहीं लग रही है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, फिर इधर जो है आपका म्यांमार है, फिर इधर बांग्लादेश है। ये तो आपकी, और ये नेपाल और भूटान भी है। ये तो जमीनी सीमा है। ये टोटल कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है। उत्तर पश्चिम में 2 देश हैं, पाकिस्तान और यहाँ पे अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर की छोटी सी बॉर्डर लगती है। चाइना है यहाँ पे, नेपाल है, भूटान है। सबसे बड़ी बॉर्डर इसके साथ लगती है। कितनी है? 4096। ठीक है। क्या बोला आपने? वाह, 1 इंच भी नहीं बच छोड़ना है हमें। ठीक है, तो उसको 97 ही कर दो ना सीधा सीधा। ठीक है, किसी की लेनी भी नहीं है हमें। तो 4096 ये टोटल सबसे बड़ी बॉर्डर इसके। दूसरे नंबर पे किसके साथ है? दूसरे नंबर पे चाइना के साथ है, फिर पाकिस्तान के साथ है। ठीक है। स्थलीय सीमा कितनी है भारत की? अभी अपडेट हुई है। नई बॉर्डर कितनी है अभी? स्थलीय सीमा, जलीय सीमा पहले कितनी थी? 1575-16 पहले इतनी थी हमारी, 7516 थी। अब हो गई है 11098 किलोमीटर, 11,098 किलोमीटर हो गई है नई बॉर्डर। क्यों हो गई है? हमने थोड़ा सा कायदे से फीता लेके नपाई कर दी है। पहले ऐसे ही नपाई होती थी जनरल। इस बार कोई भी कटाफटा क्षेत्र है वो भी नाप दिया, सब नाप, ऐसा नहीं कुछ एक्वायर कर लिया आपने। टोटल बॉर्डर आपकी जो है हो गई है 11,098 किलोमीटर। ठीक है। हिंद महासागर नीचे लगा हुआ है। इधर हिंद महासागर का हिस्सा अरब सागर है, हिंद महासागर का हिस्सा बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, दोनों हिंद महासागर का हिस्सा है। खाड़ी यहाँ पे एक टर्म्स यूज किया गया है, इंग्लिश में बे बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। क्या अंतर होता है? बे किसे कहते हैं? हमारे यहाँ तो किसी को बे बोल दो तो पिट भी जाओगे। हाँ, बंगा बे। और यहाँ पे एक टर्म्स यूज करते हैं गल्फ। ये है कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। ये वाली खाड़ी, इसको कच्छ की खाड़ी बोलते हैं, इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको गल्फ ऑफ खंबात बोलते हैं, इसको गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। क्या अंतर? पहले तो ये बताओ, खाड़ी और उसमें क्या अंतर है? खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी देश। कोई भी वाटर बॉडी यदि 3 तरफ से पानी से घिरी होती है या स्थल से घिरी होती है, कोई भी वाटर बॉडी 3 तरफ से जमीन से घिरी हो तो उसे क्या बोलेंगे? बे और गल्फ। देखो 3 तरफ से ये घिरा हुआ है, जमीन है 3 तरफ से, एक तरफ पानी है, इसको बोलते हैं खाड़ी, बे। इसको भी बोलेंगे खाड़ी, ये भी खाड़ी है। इंग्लिश में दोनों ही खाड़ी हैं। 3 तरफ से ये भी घिरी हुई है, 3 तरफ से ये भी घिरी हुई है, 3 तरफ से ये भी घिरी हुई है। लेकिन जो बड़ी जल राशि होती है उसको बे बोलते हैं, और जो छोटी जल राशि होती है उसे गल्फ बोलते हैं। ठीक है। बड़ा वाटर बॉडी होगा उसे बे कहा जाएगा, छोटी वाटर बॉडी होगी उसे गल्फ कहा जाएगा। तो इसे गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, इसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। अभी हरमुज बहुत चर्चा में था।
ठीक है, हरमुज भी आपका छोटी वाटर बॉडी में आता है, बड़ी वाटर बॉडी नहीं है, बहुत सकरा है। बड़ा होता तो ठीक है, ईरान यहाँ नियंत्रण कर रहा है, कोई दिक्कत, इधर से ले जाएंगे। छोटा ही हिस्सा था, ठीक है ना, ओमान और ईरान के बीच में पड़ता है आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और थोड़ा सा और भारत के बारे में जनरली 2-4 बातें और बता देता हूँ, फिर इसके बाद कल वाला जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हमारा डिस्कशन रहेगा भारत का जो है मानचित्रण, जितने राज्य हैं, थोड़ा सा पहले 6 भागों में डिवाइड करेंगे पॉलिटिकली, फिर उन 6 भागों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। भारत को 6 भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और नॉर्थ ईस्ट, है ना। कौन कौन से राज्य आते हैं और हर राज्य के बारे में कुछ विशेषताएं बताऊंगा, क्यों किसी राज्य का ये नाम रखा गया, उसके पीछे भी कारण है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है हमारा, ठीक है, तिरंगा, केसरिया, सफेद है और हरा है, तीनों रंग के पीछे कारण है। 24 तिल्लियों का अशोक चक्र है हमारा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है हमारा, सारनाथ में अशोक का सिंह स्तंभ है। राष्ट्रगान क्या है हमारा, जनगणमन रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। राष्ट्रगीत क्या है हमारा, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, 150 साल पूरे हुए अभी उसको। राष्ट्र पशु कौन सा है, बंगाल टाइगर, ठीक है, बंगाल टाइगर हमारा राष्ट्र पशु है, राष्ट्रीय पशु है। और राष्ट्र पक्षी कौन सा है, मोर, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपका, हाँ, बरगद का पेड़, बरगद का जो बड़ा पेड़ है वही आपका जो है राष्ट्रीय पेड़ है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है आपका, डॉल्फिन, ये भी कई बार पूछता है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय कुछ बचा, हाँ, राष्ट्रीय पुष्प, हाँ, अरे वो तो भूले जा रहे हैं, राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल, चुनाव चिन्ह भी है ये। और राष्ट्रीय, खाने के पीछे जरूर पड़े रहो आप, हैं, कौन सी है, जलेबी। और राष्ट्रीय, अभी वो भी चल रहा है, क्या है, राष्ट्रीय फल है मैंगी फेरा इंडिका, हाँ, अभी वही चल रहा है, सीजन चल रहा है, सीजन खत्म होने वाला है, चल कहाँ रहा है। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें हो गई क्लोज, अभी बस इतना रखते हैं, फिर कल जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल, कल मैपिंग में आते हैं। आज कुछ बातें बताई मैंने और इसमें काफ़ी सारे तथ्य फैक्ट थे, रिवाइज कर लीजिएगा। लिखा है कि नहीं लिखा, कि ऐसे ही सब सुन रहे थे, सुनने में कुछ याद नहीं होगा। मैंने एक टर्म्स यूज किया था, आपको रिवीजन साइकिल में ले जाना पड़ेगा, विदाउट रिवीजन साइकिल ये सब ऐसे अभी क्लास किए, हमारा दिमाग सीखी हुई चीज़ों को 1 घंटे के अंदर भूल जाता है। ज़्यादातर चीज़ें भूलने की प्रक्रिया आपकी स्टार्ट होती है अब यदि आपने इसको दोबारा रिवाइज नहीं किया, ये भूल जाएगा। एग्जाम वाले टाइम पे बस खटखटाते रहोगे, कहाँ रखा था कहाँ रखा था, वही ढूंढते रहोगे। घर में सामान रखते हैं ना, और कई बार पगला जाते हैं, मिलता नहीं है। वो कारण ये है क्योंकि एक बार रख के छोड़ दिया, इसलिए अब इसको दोबारा देखना पड़ेगा कहाँ रखा है, ठीक है। अभी ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में गया है आपके, गजनी वाली मेमोरी में, इसको अब ले जाना है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो काम करेगा रिवीजन। आज की पढ़ी हुई चीज को 3 बार रिवाइज कर लेना, कल कर लेना इसी बात को, 7 दिन बाद कर लेना, और फिर 30 दिन बाद, अगले 7 दिन बाद नहीं अगले 7 दिन बाद, फिर ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास 2 साल 3 साल तक ये ठहर जाएगा, तब तक एग्ज़ाम निकाल के निकल जाओगे। हर चीज़ में अप्लाई करो, ये बात मेरी मान लो, नहीं फिर मेरी पढ़ाने का ये क्लास का कोई मतलब नहीं रहा ना, है ना, क्लास ख़त्म, बात ख़त्म, आपको भूलती जाएंगी चीज़ें, इसलिए याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए।